नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल आज सबसे पहले हाथरस में हुई भक्तों की मौत का परीक्षण करेगा। यूपी में योगी की सरकार है, फिर भी भक्त भगदड़ की मौत मर गए। संसद में हिंदू के सम्मान में बहस चल रही थी। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हिंदू के लिए चिंतित थे, लेकिन यूपी के हाथरस में एक धर्मगुरु की सभा में हिंदू भगदड़ में मर गए। भगदड़ कैसे मची, इस बात का भी परीक्षण होगा। हिंदू भक्तों की मौत का मुजरिम कौन है? वो बाबा जिसने भक्तों को बुलाया था, या वो प्रशासन जिसने आयोजन की परमिशन दी थी, या फिर वो भक्त जो गर्मी में पुण्य कमाने आए थे? सबका जवाब लेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। दूसरा परीक्षण संसद में प्रधानमंत्री के भाषण का होगा। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट स्पीच पर धन्यवाद देने आए थे। 133 मिनट बोले, जिसमें से 82 मिनट विपक्ष की आलोचना की और 51 मिनट अपनी सरकार की सफलताएं और भविष्य की योजनाएं गिनवाई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 1 सेकंड का आधा हिस्सा नीट को दिया और देश में परीक्षा की बदहाली पर लगभग 1 मिनट 34 सेकंड तक बोले। चलते चलते हाथरस में भक्तों की मौत पर भी 1 मिनट 7 सेकंड तक प्रधानमंत्री बोले, लेकिन हिंदू की इज्जत के लिए काफी समय दिया। प्रधानमंत्री का भाषण राष्ट्रपति को धन्यवाद था या फिर विपक्ष की आलोचना? वो नीट पर बगल से होकर क्यों निकल गए? हाथरस पर भाषण के अंत में क्यों बोले? हर सवाल का जवाब सुनिए मेरे साथ। पटियाल के परीक्षण लिस्ट में आज नीट और सीयूईटी यूजी यानी अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। अधर में लटके कैंडिडेट्स को सरकार के जवाब का इंतजार है, लेकिन आज भी कोई जवाब नहीं मिला। इस लिस्ट में आज एक और नाम जुड़ गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे परीक्षा। यूपी में जज बनाने की परीक्षा हुई। 50,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, 302 सिलेक्ट हुए। 0.66% से कम का सक्सेस रेट रहा। चुने हुए लोगों को ट्रेनिंग भेज दिया गया, लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट्स ने रिजल्ट को चुनौती दे दी। तो खुलासा यह हुआ कि 50 कैंडिडेट्स की कॉपी चेंज हो गई। इंसाफ देने वालों की परीक्षा में नाइंसाफी का दावा है। पूरा परीक्षण देखने के लिए पटियाल के साथ बने रहिए 9:45 तक। अब ताजा खबर आ रही है और वो है हाथरस हादसे से जुड़ी हुई। कैसे ये भगदड़ मची, इस पर सीएम योगी कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहाँ पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों के नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। आज हमारे लिए बहुत मुश्किल दिन है। अपने पहले परीक्षण के लिए हम किसे चुनें? क्योंकि हमारे सामने 3 बड़ी खबरें हैं।
यूपी के हाथरस में एक धार्मिक सभा थी। वहां 50,000 भक्त जमा हुए। कथा के अंत में भगदड़ हुई। अब तक 116 लोगों की जान चली गई है। दूसरी ओर देश की संसद में प्रधानमंत्री ने 133 मिनट का भाषण दिया है। और तीसरी खबर, नीट और सीयूईटी यूजी कैंडिडेट्स का इंतजार है। पटियाल के कवरेज का 22वां दिन है। इसमें आज यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे परीक्षा का घोटाला भी जुड़ गया है। बारी बारी से सभी बड़ी खबरों का परीक्षण करेंगे, लेकिन सबसे पहले योगी के राज में भक्तों की मौत की दर्दनाक खबर। अपने पहले परीक्षण में पटियाल आपको दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर लेकर चलेगा। यूपी के हाथरस, यहां कलेजा काट देने वाली दुर्घटना हुई है। जब तक दोष साबित ना हो जाए, मजबूरी में मुझे इसे दुर्घटना ही कहना होगा, वरना है तो यह हत्या। हाथरस के सिकंदरा राव इलाके में एक गांव आता है फुलरई। यहां भोले बाबा नाम के एक संत का सत्संग था। सत्संग में 50,000 से ज्यादा भक्त आए थे। सत्संग खत्म होते ही भगदड़ मच गई। इस वक्त जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, प्रशासन के हवाले से पता यह चला है कि 116 से ज्यादा भक्तों की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा घायल भी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में बच्चे और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आईजी अलीगढ़ रेंज शलभ माथुर अपडेट दे रहे हैं। आइए पहले उनको सुनते हैं। 116 के आसपास डेथ होने की बात अभी तक आई है। डेड बॉडीज 116 के आसपास हैं। 27 जो हैं मॉर्चरी एटा में और बाकी अलीगढ़ यहाँ हाथरस के अंदर है। और डेड बॉडीज अलग अलग जगह क्रिमेशंस के लिए भेजी गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई हैं। और उसके अलावा शिनाख्त यथाशीघ्र कराई जा रही है। हेल्पलाइन नंबर पुलिस और प्रशासन ने जारी कर दिए और आयोजक के विरुद्ध एफआईआर इसके अंदर कराई जा रही है। इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी इसमें ऑर्डर कर दी गई है। तो कमेटी की जो भी फैक्ट फाइंडिंग आएगी फर्दर उसमें और जो किसकी लापरवाही सामने आ रही है, कैसे इतने लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई? नहीं, ऑर्गेनाइजर के विरुद्ध तो एफआईआर हो ही रही है कि उन्होंने जितनी भीड़ बताई थी उससे अधिक भीड़ आई है और वहाँ पर और भी चीज़ें प्रकाश में आई हैं। वो जैसे पुष्टि हो जाती है तो फिर आपसे शेयर किया जाए। क्या प्रशासनिक लापरवाही भी आपको सामने दिखाई दे रही है? कैसे? मैंने बताया इसके अंदर एक हाई लेवल कमेटी इंक्वायरी जो कमिश्नर मैडम और एडीजी जोन मैडम के अध्यक्षता में एक ऑलरेडी अध्यक्षता जो है उनके अंदर कर दी गई है। संपर्क में पुलिस है, क्या वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं? जी, एफआईआर के अंदर जो भी तथ्य इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएंगे, यदि उनका कोई ऐसा निकल के आता है कि उनका भी दोष है तो उनके विरुद्ध भी जो भी विधिक कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई तथ्य अनुसार इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होने के आधार पर। आपने आईजी को सुना, अब आप योगी के मंत्रियों को सुनिए। 2 मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और दूसरे संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। पहला सवाल, लक्ष्मी जी आप ये बताइए कि योगी ने ये कहा है कि ये साजिश है या हादसा, आपको क्या अभी से किसी साजिश की बो आ रही है? देखिए, साजिश तो इसे नहीं कहा जा सकता, ये धार्मिक आयोजन था। माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने तुरंत मुझे और हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को निर्देश दिए जाने के लिए। हम लोग यहाँ तत्काल मौके पे आए, एटा में गए, स्थल पे भी गए और यहाँ इस समय सिकंदरा राव में हम खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ये साजिश नहीं है? मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये साजिश नहीं है? सीएम के मुंह से वैसे ही निकल गया। दो वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कमेटी गठित हो गई है। ये आपके कमिश्नर अलीगढ़ और एडीजी जोन, वो दोनों इन सारे तथ्यों की छानबीन करने के बाद अपनी जांच देंगे और जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसके मुताबिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय भोले बाबा जिनका सत्संग था वो कहाँ है, उनके बारे में बताइए आप। आने के लिए जिनका सत्संग था लक्ष्मी जी, अरे एक वो कहाँ है वो बताइए ना आप। कमेटी रिपोर्ट दे देगी सर, हो जाएगा वो। बाबा कहाँ है? हाँ, फिर अरे बाबा को पुलिस ढूंढेगी यदि जरूरत पड़ेगी तो। बाबा तो चले गए अपना। अभी जरूरत आपको क्या लगता है कि 116 लोगों के मरने के बाद उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है? लक्ष्मी जी, अभी जरूरत नहीं है उनको ढूंढने की, 116 लोग मर गए। देखिए, इस समय हमारी सरकार के सामने प्राथमिकता है घायलों को उपचार देने की, प्राथमिकता है
कि जो व्यक्ति मरे हैं उनके पोस्टमार्टम करा के उनकी डेड बॉडी उनके परिजनों को मिल जाए। वो जिम्मेदारी है आपकी, लेकिन बाबा को ढूंढना भी आपके अफसरों की जिम्मेदारी है। वही तो बताएंगे कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है इसका। तो पहले घायलों का उपचार जरूरी है। पहले आपको कौन रोक रहा है? लक्ष्मी जी, रोक कौन रहा है? घायलों का उपचार करवाइए। या बाबा को ढूंढने में लग जाए तो घायलों का उपचार नहीं, फिर अलग अलग टीमें बनती है ना मंत्री जी। आप उपचार करवाइए, लेकिन पुलिस ढूंढे ना उनको, उनसे पूछा तो जाना चाहिए ना। उनका जिक्र ही नहीं कर रहा कोई। आप इलाज करवाइए। चार जिलों का इस समय 4 जिलों का प्रशासन लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। तो 2 अफसर बाबा के लिए भी भेज दीजिए ना। दो अफसर उन पे भी लगा दीजिए। यहाँ हमारे विधायक और मंत्री लगे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल, ये जो भी जांच होगी, जांच में बाबा को भी पूछा जाएगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अगर जरूरत होगी, आपको क्यों लगता है कि क्यों जरूरत नहीं है? मैं ये कब कह रहा हूँ जरूरत नहीं है? मैंने तो नहीं कहा। आपने पहले कहा ना बाबा को ढूंढना होगा। प्राथमिकता ये है, हमारी प्राथमिकता ये है एक घायलों को उपचार देना, शवों का पोस्टमार्टम। 2-2 लाख रुपए यूपी सरकार ने और 2-2 लाख केंद्र ने मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता दी है। 50-50 हजार रुपए घायलों कितने को घायल हैं अभी तक और कितने लोग नाजुक हैं? आप ये बताइए, और कितने लोग हैं? आप मौके पे खड़े हैं, आपको पता होगा कितने अस्पतालों में और कितने घायल लोग पड़े हैं और कितनों की हालत गंभीर है। 4 जिलों के अस्पतालों में उनके पोस्टमार्टम हो रहे हैं, 4 जिलों में उनके उपचार हो रहे हैं। अभी तक ऑथेंटिक रूप से 60 व्यक्तियों की रिपोर्ट है जो शनाख्त हुई है, जो मर गए हैं। थोड़ी देर पहले आपके ऑफिसर्स ने ही मीडिया को ये बताया है कि 116 लोग हुए हैं। आप अभी 60 पे ही खड़े हैं। अब देखिए, उन्हें जिसने बताया होगा उसे करेक्ट जानकारी मिल गई होगी। मुझे जितनी जानकारी मिली मैंने उतना बता दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मौके पर जितने भी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं उनका ध्यान रखिए, और जो दुखी परिवार हैं जिनके सदस्य नहीं रहे, आप उनको भी जो मरहम लगा सकते हैं लगाइए। हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत ही दुखद और दिल को तोड़ने वाली दुर्घटना है ये। जिन परिवारों के लोग मरे हैं या घायल हैं, उनका दर्द तो कोई भी बांट नहीं सकता, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि जो नहीं रहे उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर जाएं। उनके इलाज में पैसे की कमी आड़े ना आए। सरकार इसका ख्याल रखे, इसकी गारंटी दे। अब पटियाल आपको यह बताएगा कि हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, हादसे की वजह क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल इसका पूरा परीक्षण करेगा, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुने जो उन्होंने संसद में दिया। मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार भी इस पर कुछ बोल रहे हैं। आइए फौरन वो सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं प्रशांत कुमार। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने बयान ही नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के संबंधियों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे, इसकी भी घोषणा कर दी गई है।
संसद में हिंदुओं की रक्षा और सम्मान पर आज बहुत बहस हुई, कल भी हुई थी, लेकिन हिंदू भक्तों की जान की सुरक्षा पर सरकारें कितनी सतर्क हैं, इसका जवाब हाथरस की घटना देती है। यूपी में योगी की सरकार है, वो हिंदुत्व के बड़े पोस्टर बॉय हैं, लेकिन उनकी सरकार में हिंदू भगदड़ की मौत मर जाए, इससे दुखद और क्या हो सकता है। हाथरस घटना पर अब जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको भी बहुत अफसोस होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हादसा कैसे और किसकी वजह से हुआ। इसके लिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। कुछ बातें आपने दर्शकों के लिए दोहरा मापदंड देती हैं, ये देखी भी होंगी और बताती भी हैं। यूपी के हाथरस का सिकंदरा राव इलाका, यहां का गांव फुलरई गांव में बाबा भोले नाम के धर्मगुरु का सत्संग चल रहा था। 50,000 से ज्यादा भक्त सत्संग सुनने आए थे। सत्संग खत्म हुआ। एक चश्मदीद का दावा है कि भक्त भोले बाबा के चरणों की धूल माथे से लगाने के लिए दौड़े। भगदड़ मच गई, इसीलिए भगदड़ मच गई। भक्त एक दूसरे पर गिरने लगे। ऐसी भगदड़ में बच्चों और महिलाओं का खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया, ये उनकी मौत के आंकड़े से साफ हो जाता है। और यहां वही हुआ, सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और महिलाएं हुए। और वैसे कहा यह जाता है कि इन बाबा के ज्यादा भक्त भी महिलाएं ही हैं। मौत के ढेर में जब भगदड़ रुकी तो मदद और राहत के लिए लोग दौड़े। जो मिला उसे लाद कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। किसी को कोई जीप मिली, किसी को कोई गाड़ी मिली, जो भी नजदीक साधन था उससे पहुंचाया गया। अब स्थिति क्या है, कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा सका है, किसका इलाज कहां चल रहा है और प्रशासन इस पूरी घटना के बाद कर क्या रहा है, इसका अपडेट देने के लिए मैं सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेके चलता हूं। अहमद बिलाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अहमद, आपकी अभी बात हो रही थी आईजी से, वो घटना की जानकारी दे रहे थे, और क्या क्या बताया उन्होंने आपको? बिल्कुल देखिए जगविंदर, यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रशांत कुमार दोनों यहां पर हाथरस के सिकंदरा राव ट्रॉमा सेंटर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर सबसे ज्यादा 96 लाशें जो हैं वो यहां पर आई थी। और यहां पर आकर के बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो चीफ सेक्रेटरी की ओर से यहां पर बताई गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन जो है वो हाथरस के एसडीएम की ओर से दी गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसे इतने ज्यादा लोगों की परमिशन जब सरकार के ही अधिकारी की ओर से दी गई, तो फिर जो एडुकेट, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस पर्सनल है, उनको क्यों नहीं वहां पर सुरक्षा बंदोबस्त में जो है वो लगाया गया। और जैसा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, और मैं लोगों से बात कर रहा था कि ये घटना जो है वो भगदड़ आखिर मची कैसे। अच्छा, ये कोई गर्मी और उमस की बता वजह रहे हैं से कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं थे, कई चश्मदीद ये कह रहे थे कि इलाज नहीं मिल पाया मौके पर, इसलिए ज्यादा जो लोग आए थे वहां से उनकी मौत हुई। क्या ऐसा कुछ आपको पता लगा, ये फैक्चुअल है? जगविंदर, देखिए अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर अभी जो सबसे ज्यादा जोर इस बात का दिया जा रहा है कि लाशों की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 7 बच्चे हैं, 1 पुरुष है और बाकी सभी महिलाएं हैं। यानी महिला तकरीबन 108-9 महिलाएं की मृत्यु जो है वो यहां पर हो गई है। और उनमें से सिर्फ 116 में से सिर्फ 72 लोगों की अभी तक शिनाख्त हो पाई है, बाकी लोगों की अभी तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। तो उनके परिजन जो है वो जगह जगह दर दर भटक रहे हैं। कोई अलीगढ़ से लेकर कासगंज, एटा तक जो है, जो जैसे जैसा पता चल रहा है वैसे वैसे लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो शिनाख्त करने की है। और दूसरी बात, जो लैप्सेस की आप बात कर रहे हैं, जैसा कि जो राज्य के जो वरिष्ठ जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि 24 घंटे के अंदर, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच रिपोर्ट जो है वो तलब करने की बात कही है, उस जांच रिपोर्ट में इन सभी बातों की, इन सभी तथ्यों की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी और उसमें साफ तौर पे देखा जाएगा। मैं भगदड़ की बात कर रहा था कि तो मैं आपको बता दूं कि भगदड़ की जो मेन वजह, जो मुख्य वजह सामने निकल के आई है ऑफिशियली तौर पर, वो ये है कि जब सत्संग खत्म हो चुका था और जो भोले बाबा है, जो बाबा है, वो जब अपनी जगह से, अपने आसन से उठ करके उनका काफिला जब जा रहा था, तो यहां पर जैसे कि आम लोगों में प्रथा है, तो जहां जहां से उनका काफिला जाता है वहां वहां से लोग मिट्टी उठा करके अपने माथे पर लगा लेते हैं, मिट्टी उठाने के लिए। सही कह रहे हैं आप, उसी वजह से भगदड़ मची। लेकिन अगर ऐसा हमेशा होता था तो बिलाल, बड़ा सवाल यह है कि वहां जो भीड़ मौजूद थी उसे रोकने के इंतजाम किसको करने थे?
प्रशासन को या बाबा को वो करना चाहिए था ना, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था। यही वजह है कि हम सवाल उठा रहे हैं कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। हाथरस कांड के बाद योगी सरकार एक्शन में है। बड़े अधिकारी हाथरस में घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी लेवल के तमाम अधिकारी वहां पर है। सीएम योगी पल पल का अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों से। मौजूदा हालात क्या हैं, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन कहां पहुंचा, यह भी जानिए। इनकी चारों तरफ डेड बॉडी भी भेजी गई है, पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी हो, और चारों तरफ ही घायलों को भी भेजा गया है। चारों जिलों की एम्बुलेंस लगा दी गई है, चारों जिलों के सीएमओ और पूरा स्वास्थ्य विभाग लगाया गया है, प्रशासन पूरा लगाया गया है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, मैं तत्काल यहाँ पहुँचा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम 50-50 हजार रुपये घायलों को और 2-2 लाख रुपए मृतक परिवारों को सहायता के रूप में देंगे। कल स्वयं मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इसका सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है, पूरा विश्व जानता है। 4 साल पहले कुंभ हुआ जिसमें 24 करोड़ व्यक्ति आया था, किसी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं लगी, एक व्यक्ति का जेब तक नहीं कटा। इसलिए व्यवस्था अब ये देखना है, जो भी जांच होगी, प्रशासन को सूचना थी या नहीं, परमिशन थी या नहीं, ये सारी बातें जांच में निकल के आएंगी। इसके बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा। सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है, लेकिन हादसे की सच्चाई क्या है? जब सत्संग में भगदड़ मच गई तो उसके बाद क्या इंतजाम थे वहां पर? लोग कैसे एक दूसरे पर गिरते चले गए, उनको क्यों बचाया नहीं जा सका? आप उन चश्मदीदों से सुनिए जिन्होंने अपनी आंख से ये सब कुछ होते हुए देखा है। 5 से 5.5 लाख के लमसम यहाँ पे काफी व्यक्ति लोग थे यहाँ सर। और 5 लाख तो जो जब बाबा यहाँ से गए हैं 1.5 या 2 के बीच में जब यहाँ से गए हैं, तो श्रद्धालु लोग हैं जो बाबा के चरणों की धूल, जैसे कि बोलते हैं बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए, तो जैसे बाबा यहाँ से गए हैं, ये जो कट पड़े थे, कट है जो रोड का कट है, तो चरणों की धूल लेने के लिए एकदम जैसे कि हो रहे हैं, तो झुकने के लिए कारण एक दूसरे पे पब्लिक एकदम चढ़ी है। तो उधर क्या था, पानी पीने का एक टैंक खड़ा हुआ था, वहाँ 2 टैंक खड़े हुए थे, तो वहाँ रपटन भी थी और बारिश के कारण सर वहाँ पानी में भरा हुआ था। रोड के किनारे जो नाली बनी हुई है उसमें, तो एक दूसरे पे सर वो जैसे एक का पैर फिसला है, तो एक दूसरे के पकड़ने के कारण एक दूसरा फिसलते ही गड्ढे में गिरते गए हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। ऐसे ही अचानक हम से 400 से 500 के लोग लमसम वहाँ एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं मिट्टी में काफी, और ऑन द स्पॉट वहाँ पे कुछ बच्चे भी थे, करीब जैसे कि 1.5 से 2 साल के, कुछ लड़कियां थी, कुछ बुजुर्ग थे, ऑन द स्पॉट वहाँ खत्म हो गए थे, कम से कम 30 से 40 के लमसम। और बाकी की जो डेड बॉडी है सिकंदराबाद है, कुछ पुलवा थाने में है और कुछ एटा मेडिकल कॉलेज में कुछ पहुंचाई गई है। प्रशासन इतना लापरवाह है, उन्होंने कैसी परमिशन दी है? कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, और इतना बड़ा लाखों की तादाद में ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये है ना, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आयोजक कितना गलत काम कर रहे हैं। सीधे साधे गरीब अनपढ़ लोगों को लाखों की तादाद में इकट्ठा करके कोई व्यवस्था नहीं। पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है। पुण्य कमाने के लिए आए थे लेकिन भगदड़ में फंस गए। जिनकी जान चली गई उनके रिश्तेदार और घायल जो हैं उनके भी रिश्तेदार मदद के लिए हर एक को अब बीती सुना रहे हैं, दरकार और गुहार लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि मदद के मोर्चे पर सरकार की स्थिति क्या है। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत, तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काप्या, और एक 9 साल को चोरा मेरो। कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दल गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई, ज्यादा मच गई। हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले भी आ गए। लोगों की मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया। प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। सेंटर को, इस सरकार के ट्रामा सेंटर को एक कंपाउंडर चला रहा है। अब ये देखिए, अगर व्यवस्था सही होती तो हम 50 लोगों को बचा सकते थे जो उपचार के अभाव में खत्म हो गए, जो मर गए।
अब आपको उस बाबा का परिचय बताते हैं जिसके सत्संग में मौत की भगदड़ बची। भोले बाबा का नाम नन्हेलाल उर्फ नारायण साकार हरि है। सफेद सूट और टाई पहनकर प्रवचन देते हैं। बाबा मूल रूप से कासगंज के पटियाली के रहने वाले हैं। यूपी के एटा, हाथरस, फारुखाबाद, फिरोजाबाद, बदायूं जैसे जिलों में बाबा के अच्छे खासे भक्त हैं। बाबा यूपी पुलिस में हवलदार हुआ करते थे। 1990 में नौकरी से इस्तीफा दिया। 97 में अध्यात्म में रम गए और आगरा चले आए। बाबा भक्तों का यह दावा है कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। कोरोना के दौरान उनके सत्संग चर्चा में आए थे। भोले बाबा अक्सर अपनी पत्नी के साथ मंच पर प्रवचन करते हैं। सत्संग को मानव मंगल, मिलन, सद्भावना समागम कहा जाता है। ये इन्होंने अपने समागम को नाम दे रखा है। एटा पुलिस ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, उन पर जरा गौर कर लीजिएगा। 9259189726 और दूसरा नंबर है 9084382490। अगर किसी भी व्यक्ति को घायलों के बारे में या फिर जिनकी मौत हो गई है उनके बारे में शिनाख्त से संबंधी कोई जानकारी देनी हो या किसी अपने का पता करना हो तो वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। इस बीच हाथरस में सत्संग के आयोजन का एक पोस्टर सामने आया है। इस पोस्टर में आयोजकों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पोस्टर में कुल 78 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने हाथरस के सिकंदरा राव में आज हुए सत्संग का आयोजन किया था। पोस्टर में सभी आयोजकों के नाम के साथ उनके नंबर भी लिखे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो इन कार्यक्रमों को आयोजित करते थे। हाथरस में भगदड़ और 116 लोगों की मौत। देश के नेता बहुत दुखी हैं। उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का भी मौका मिला है और वो अब आप सुन सकते हैं कि किस तरह से अपनी अपनी संवेदनाएं दे रहे हैं। दुखद हुई और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए क्योंकि सरकार ही व्यवस्था में सुरक्षा से लेकर के सब इंतजाम देखती है। आगे सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किया? जी लेकिन करीबन जो है सुनने में आ रहा है कि 100 से ज़्यादा या अगर 100 लोगों की जान गई है तो आगे सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किया वहाँ पे सुरक्षा का? अगर आयोजन इतना बड़ा था तो सुरक्षा का इंतजाम भी सरकार को करना चाहिए। सरकार को सब परिवारों जिन्होंने किसी को खोया, छोटे अधिकारी किसी को सस्पेंड कर देंगे, किसी को डिसमिस कर देंगे, लेकिन आप अपनी व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं करेंगे। लोग मरते रहेंगे, मर जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये संवेदनशीलता अगर नहीं होगी, इसी तरह के परिणाम। हम ओवरऑल फेलियर मानते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमारी सरकारों को जो करना चाहिए वो नहीं करती। हाथरस का जो वाक़या बड़ा तकलीफ की बात है और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर तहक़ीक़ात होगी क्यों हुआ। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि प्रदेश सरकार और देश की सरकार मिलकर इस घटना में सभी पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराएगी। इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। जब सरकार को, प्रशासन को मालूम था कि इतनी भीड़ आने वाली है तो क्या व्यवस्थाएं की थी ताकि भीड़ सुचारू रूप से वहां जाकर अपनी पूजा अर्चना कर सके। यह सब जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। धार्मिक आयोजनों में भगदड़ भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि देश में राजनेता हिंदू और मुसलमान के नाम पर खूब राजनीति करते हैं, खूब बटोरते हैं वोट, लेकिन वही वोटर भगदड़ में न फंसे इसका सिस्टम कोई सरकार नहीं बना सकी और ना ही कोई राजनीतिक दल। हाथरस भगदड़ में भी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन वो सस्पेंशन या फिर ट्रांसफर से पूरी कर दी जाएगी। मुआवजा बांट दिया जाएगा और फिर कोई बाबा मेला लगा लेगा और सरकारें वोट के चक्कर में हाथरस को भूल जाएंगी। पटियाल की पुकार है कि देश में धार्मिक आयोजनों के लिए कोई गाइडलाइंस बननी चाहिए। जहां भी भक्तों की भीड़ हो वहां के लिए प्लान होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई हाथरस ना हो। इस घटना को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जांच चल रही है। घटनास्थल पर अस्पतालों में क्या हाल है, मेरे सहयोगी अभिषेक पहुंच गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी आपके पास है और क्या देख पा रहे हैं, कहां तक पहुंची है जांच,
या फिर जिनकी मौत हुई है या जो घायल हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, एक मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। हमारे साथ एक व्यक्ति यहाँ पर हैं, अपनी बिटिया को लेकर के आए हैं। बिटिया के हाथ में देखिए दूध की बोतल है और ये अपने परिजनों की तलाश करने आए हैं। इनकी आपकी बुआ जी को तलाश रहे हैं। बुआ जी को, हमारी बुआ जी है, वो गुम हो गई है। कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ कब पास वीडियो आई थी आज की, तो उसमें मृतक है, मेरे पास वीडियो है उसकी। अच्छा, हाँ, वीडियो में आपने देखा है? जी हाँ, देखा है। आपको पता नहीं चल पा रहा है डेड बॉडी कहाँ है? नहीं, यही भैंस कंदराऊ की गई है वीडियो। इसी से कंदराऊ हॉस्पिटल। आपको वीडियो आया तब पता चला? जब पता चला है। तो आप कहाँ से आए हो? मैं अभी आया हूँ बाजितपुर से। कितना दूर है यहाँ से वो जगह? यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। 45 किलोमीटर दूर है। अभी तक कोई आप लोग सब लोग साथी में हो? सारे लोग अलग अलग लोग हैं? हाँ जी, सब यहाँ ढूंढने तलाशने के लिए आए? जी जी जी। कुछ अभी जानकारी मिल पाई आपको? अभी नहीं, अब जाके तलाश कर रहा हूँ। बच्ची को लेकर के आए साथ में आप? जी। परिवार में और कौन कौन है अभी? माँ भी है, पिताजी भी आए हुए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं, सब ढूंढ रहे हैं अभी। सब यहाँ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपको देखिए जगविंदर, यही वो तस्वीर है। ये जैसे कि अपनी बच्ची को लेकर के आए हैं, इस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो अपने हैं, जिनको अब इन्होंने वीडियो में देखा है, ऐसे ऐसे लोग हैं। और इसीलिए ये जो संख्या है, आंकड़ा है, ये आंकड़ा हो सकता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस है, या तो यहाँ पर हमको पुलिस दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर या तो वे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो अपने की तलाश में आए हैं। और लगातार यहाँ पर जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं या यहाँ पर जो हॉस्पिटल के हैं लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले अभी यहाँ पर जो एडीजी हैं, वो कमिश्नर और डीजीपी, ये सब लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने ये सब तो जानकारी दी है कि सरकार की ओर से कोशिशें क्या क्या की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है और इसके लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं वो मारे फिर रहे हैं। आप भी कहीं किसी ढूंढने आए हैं क्या? किसी को देखने आए आप लोग? सब लोकल ही हैं आके? लोकल ही हैं, क्षेत्र के। अच्छा, तो आपको जानकारी मिली, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ गए? जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन समाज सेवी हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या अभी यहाँ क्या हालात देखा आपने? हालात कुछ नहीं, हालात बहुत गंभीर हैं। लोग आ रहे हैं ढूंढने के लिए, पता नहीं चल पा रहा? कोई पता नहीं चल पा रहा, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही? कोई जानकारी नहीं। ऐसे कितने लोगों को आपने देखा होगा जो भटक रहे हैं? जानकारी से कम 10-20%। आपने खुद देखा है? जी। उन्हें कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं। तो ये देखिए जगविंदर, यहाँ की हालत है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है और अभी यहाँ पर सरकारी अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कोशिश ये की जा रही है कि जो डेड बॉडी यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से ले जाया जाए और साथ में जो लोग आए हुए हैं उनको जानकारी मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनके अपने जो नहीं रहे, आखिरकार उनके पार्थिव शरीर हैं कहाँ पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप बाकी जानकारी जुटाते रहे। आज रात तक बहुत सारी चीजें और साफ हो जाएंगी, लेकिन हाथरस की इस पूरी घटना पर हमारा कवरेज लगातार जारी रहेगा। अब पटियाला लोकसभा में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का परीक्षण करेगा। आज संसद राष्ट्रपति की स्पीच पर धन्यवाद के लिए बुलाई गई थी, लेकिन देश उम्मीद ये कर रहा था कि धन्यवाद भाषण के साथ साथ पीएम मोदी नीट पर भी कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। पीएम मोदी संसद में आज 133 मिनट तक बोले। नेता विपक्ष राहुल गांधी कल 100 मिनट तक सदन में बोले थे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष की जमकर आलोचना की। दरअसल 133 मिनट के भाषण में पीएम मोदी 82 मिनट तक कांग्रेस और विपक्ष की आलोचना करते रहे। पीएम मोदी ने 51 मिनट विकास, विकसित भारत, सेना, भविष्य के रोड मैप और सरकार की कामयाबियों पर क्या कुछ खर्च किया उसका चर्चा किया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि पीएम मोदी का भाषण राष्ट्रपति का धन्यवाद भाषण था या विपक्ष की आलोचना। सभी जानते हैं कि देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा नीट का है। पीएम मोदी ने 61 बार विकास और विकसित देश का शब्द का इस्तेमाल किया। 15 बार नेहरू और 12 बार इंदिरा का नाम लिया। पीएम ने 7 बार बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल भी किया, लेकिन नीट शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई। आप सबको
शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते हुए। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी, उनका स्ट्राइक रेट 50% है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। 1 जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपए आए कि नहीं आए। हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपका संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, पूरे हिंदू समाज को 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। अयोध्या की जीत भारत के, अयोध्या में राम भगवान और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा। प्लीज फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। हर भाषण में आप हिंदुओं का मजाक क्यों उड़ाते हैं? संसद हिंदू मुसलमान और चुनावी हार जीत में व्यस्त है। नीट के 24 लाख कैंडिडेट देश की सर्वोच्च अदालत और
सरकार की तरफ देख रहे हैं, आस लगाए देख रहे हैं। CUET यूजी के 13 लाख कैंडिडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए देश के शिक्षा मंत्री और NTA की तरफ मुंह ताक रहे हैं, लेकिन संसद में उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, कोई भरोसा नहीं मिला। नीट का शोर संसद में भी है, इसलिए आज उम्मीद ये की जा रही है कि पीएम मोदी शायद नीट पे कुछ बोल देंगे। इसकी पूरी उम्मीद थी। नीट पर पीएम मोदी ने क्या कहा, यह आपको आगे सुनवाऊंगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पर सदन में चर्चा के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। राहुल गांधी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी, मैं कल संसद में नीट मुद्दे पर बहस के लिए अनुरोध करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। हमारा मकसद 24 लाख नीट उम्मीदवारों के हित में जुड़ना है, जो जवाब के हकदार हैं। मेरा मानना यह है कि आपको इस बहस का नेतृत्व करना चाहिए। पीएम मोदी ने सदन में नीट पर आज क्या कहा, अब वो सुनिए। अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब आपको नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच का अपडेट दे देता हूं। महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार आरोपियों को 6 जुलाई तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया है। आरोपी जलील पठान और संजय यादव अभी भी सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे। सीबीआई को आरोपियों के मोबाइल से कई तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली है। सीबीआई जांच कर रही है कि आरोपी सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऑपरेट कर रहे थे या फिर दूसरे राज्यों में भी इनके तार जुड़े हुए थे। पटना में सीबीआई ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से भी पूछताछ कर रही है। दावा यह किया जा रहा है कि नीट परीक्षा के बाद एहसान उल हक इंडोनेशिया गया था। सीबीआई जानना चाह रही है कि एहसान उल हक इंडोनेशिया किस मकसद से गया था। अब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जज बनाने वाली परीक्षा में घोटाले का परीक्षण होगा। मैं यूपी PCSJ यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल जज एग्जाम की बात कर रहा हूं। यूपी PCSJ का संकट क्यों बढ़ा है और इस पर बादल क्यों मंडरा रहे हैं, इसका कारण है परीक्षा में हुई गड़बड़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद यह मान लिया है कि PCSJ की परीक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है। उत्तर प्रदेश में जो जजों के एग्जाम में गड़बड़ हुई है, इस पर हमने बड़ी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। हम इसके बारे में आपको डिटेल में कल जानकारी देंगे, लेकिन अभी समय की दिक्कत के कारण हम आपको सीधा पुणे के पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल और विशाल अग्रवाल को जमानत मिलने की खबर दे रहे हैं। उन दोनों को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी उन्हें जेल से छूटने में दिक्कत आ सकती है। अब आपको बताता हूं कि जमानत मिलने के बाद भी नाबालिग आरोपी के पिता जेल में इसलिए रहेंगे क्योंकि विशाल अग्रवाल पर 3 केस हैं, जिनमें से ड्राइवर के अपहरण का मामला, उन्हें इस केस में जमानत मिल गई है, जबकि 2 बाकी के जो अलग मामले हैं, चाहे वो ब्लड सैंपल बदलने का हो या किसी को अपहरण करके बयान बदलवाने की साजिश रचने का, उसमें जमानत नहीं मिली है। कॉलेजों में हिजाब बैन के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुंबई के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज ने फटी जीन्स, टी-शर्ट्स, रिवीलिंग ड्रेस और जर्सी कॉलेज परिसर में पहनने पर पाबंदी लगा दी है।
26 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉलेज कैंपस में हिजाब बैन करते हुए यूनिफॉर्म पहनने की अनुमति दी थी, जिसके बाद 27 जून को कॉलेज ने चिट्ठी जारी करके इस पर पाबंदी लगाई है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।